बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इन दिनों में आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से कैंपेन जारी है। कैंपेन में जो गर्मा गर्मी दिखाई जा रही है उस पर भी बात करेंगे। बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर बात करेंगे कि कोरोना केसेस किन वजूहात की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं, उसके तदारुक के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, और इसके साथ साथ खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बात करेंगे। आज बात का आगाज़ करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से कैंपेन के सिलसिले में जो बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से अपनाया जा रहा है और उसके जवाब में हुकूमती बेंचेस की जानिब से जो गोलाबारी की जा रही है। इस बयानिए में शहबाज शरीफ साहब कहां पर हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज के इस जारहानापन से मुत्तफिक हैं या फिर वो इसकी नफी करते हैं और उनका बयानिया कुछ और है? आने वाले दिनों में क्या सियासत पे गर्मा गर्मी में मजीद इजाफा होगा या फिर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हुकूमती बेंचेस के साथ मफाहमत के साथ आगे बढ़ने को तैयार होंगे? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, मरियम नवाज का जो जारहानापन है, हुकूमत की जानिब से भी इल्जामात हैं और अपोजिशन की तलखी उससे बढ़ के है। क्या शहबाज शरीफ साहब इस पूरे मंजरनामे में खामोशी जो इख्तियार किए हुए हैं वो मरियम नवाज साहिबा के बयानिए से मुत्तफिक होने की है या नफी करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, पहले तो आपकी तरफ से मेरी तरफ से पूरी कौम को एक दिन बाद जो ईद शुरू होनी है वो ईद मुबारक, और हम दुआ भी करें कि अल्लाह ताला के साथ इस ईद को हमारे लिए रहमतों की बरकतों का वसीला बनाए और खैर-ओ-फ़ियत से ये दिन रहमतों वाला दिन गुज़रे और पूरी कौम इसमें कम अज़ कम कुर्बानी के इस जज्बे से जो है वो उस जज्बे को देखते हुए पूरी कौम एक हो जाए और कुर्बानी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बेशक यासर, बात यह है कि आप गौर करें, मरियम नवाज़ जिस दिन से कश्मीर गई उन्होंने जारखाना इंग्स का आगाज़ किया। इस तरह लग रहा था कि मरियम कश्मीर में बैठ के भारत की जंग लड़ रही हैं। जिस तरह कल कहा गया कि हुर्रियत रहनुमा कह रहे हैं कि जब वहाँ पे तकारीर ऐसी होती हैं जिससे भारत खुश होता है तो वहाँ पे कश्मीरी मुजाहिदीन, कश्मीरी हुर्रियत पसंद जो हैं वो कहते हैं कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। तो इन तमाम सूरत हाल में मरियम जिस दिन से, मैं आपको एक चीज़ को क्लियर कर दूँ, कुछ अर्सा पहले तक तो ये था कि शहबाज शरीफ की पॉलिसी चलेगी, मरियम की पॉलिसी नहीं चलेगी। मरियम कुछ अर्सा खामोश रही, शहबाज शरीफ एक्टिव रहे, लेकिन अचानक मियाँ नवाज शरीफ को उनके चंद प्यारों ने कहा कि मियाँ साहब आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी अगर मरियम ना हुई। तो उसके बाद मरियम शहबाज शरीफ को एक्टिव कर दिया गया, मरियम नवाज शरीफ को एक्टिव कर दिया गया और शहबाज शरीफ जो है उन्हें बिल्कुल खामोश कर दिया गया। उन्हें यह ना कहा गया कि आप रोल अदा ना करें, लेकिन उन्हें यह कहा गया कि आपने अगर कुछ करना है तो मरियम के साथ मशावरत से करें। शहबाज शरीफ किसी सूरत में ये नहीं चाहते कि वो जो करे उसमें मरियम की मशावरत शामिल हो, जिस पर शहबाज शरीफ ने खामोशी इख्तियार की। शहबाज शरीफ के करीबी हल्के इस बात की तस्दीक करते हैं कि शहबाज शरीफ ने जब खामोशी इख्तियार की तो उन्हें यकीन था कि शायद उन्हें मना लिया जाएगा, शायद उन्हें कोई आके कहेगा कि जनाब आप इस तरह ना करें, आप आगे आएँ, आप मुफाहमत की सियासत करते हैं, उससे कोई रिजल्ट निकालें। लेकिन शहबाज शरीफ को, यासर मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात कहता हूँ, शहबाज शरीफ को किसी एक शख्स ने मनाने की कोशिश नहीं की। मियाँ नवाज शरीफ के इर्द गिर्द जो एक बड़ा हल्का था, जो एक बड़े लोग थे, जो उनका ग्रुप था, उन्होंने ऐसा तासर दे दिया कि मियाँ साहब शहबाज शरीफ जाएंगे तो शहबाज शरीफ की इज़्ज़त होगी, हमजा की इज़्ज़त होगी, मरियम जाएगी तो आपकी इज़्ज़त होगी, आपकी मूवमेंट बनेगी और पाकिस्तान के अंदर आप ही की ज़रूरत है, हम शहबाज शरीफ या हमजा की नहीं। जिसके बाद शहबाज शरीफ को एक इंतहाई अहम ज़िम्मेदार के ज़रिए यह पैगाम दिया गया, मुस्लिम लीग नून की इंतहाई अहम ज़िम्मेदार के ज़रिए यह पैगाम दिया गया कि मियाँ साहब आप आराम करें, आप अपने मुकदमात से निपटें, अगर आपके मुकदमात क्लियर हो जाते हैं तो आप उस पर काम करें, हमें आप छोड़ दें, हम इस सियासत को मरियम करेगी, मरियम देखेगी इस सियासत को। शहबाज शरीफ हकीकत में नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। ऐसा शहबाज शरीफ ने अपनी नाराज़गी का इजहार अपने कज़न की वफ़ात पर अपने चंद करीबी अजीज़ों से भी किया। शहबाज शरीफ ने बिल्कुल वाज़े कहा कि जनाब मैं किसी सूरत में भी मरियम की क़यादत में नहीं जाने के लिए तैयार, नवाज शरीफ की क़यादत में मरने जीने के लिए तैयार हो, मरियम की क़यादत में नहीं। अब उसके बाद मरियम जिस दिन से जलसे कर रही हैं, जिस दिन से वहाँ पे शोर मचा रही हैं, शहबाज शरीफ का मुझे एक बयान दिखा दें, सिंगल एक बयान जो कश्मीर इलेक्शन के हवाले से मरियम के बयान की तरजीह करता हो, तस्दीक करता हो।
मरियम की तकारीर की तस्दीक करता हूँ। यासर एक बयान दिखा देना। कल एक ट्वीट आया है शहबाज शरीफ का, लेकिन वो ट्वीट भी समझे गवर्नमेंट के हक में हुआ ना, पाकिस्तान के हक में, जिसमें उन्होंने भारतीय वज़ीर को जो है उसको कहा कि फेटफ के हवाले से। मरियम ने तो एक लफ्ज़ अदा नहीं किया। क्या मरियम ने अपने जलसों में लफ्ज़ अदा किया? क्या मरियम ने अपने जलसों में कुछ कहा? अफगान सफीर की बेटी के मामले में मरियम ने सियासत की, क्या शहबाज शरीफ बोले उसमें? क्या शहबाज शरीफ ने कोई रोल अदा किया? शहबाज शरीफ की नाला है, और शहबाज शरीफ को अगली जो चोट लगी है वो ये लगी है कि शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम दिया गया है कि मरियम साहिबा जो हैं वो आके अब सियालकोट की भी कंपेन करेंगी। यासर साहब सही, सियालकोट की कंपेन तो थी हमजा के हवाले, सियालकोट की कंपेन तो कर रहा था हमजा। अब वहाँ पे कहा गया जी सियालकोट के लोगों की डिमांड है कि मरियम आए, मरियम आएगी तो हम हल्का जीतेंगे, मरियम नहीं आती तो हल्के में पोजीशन नहीं बनती। जिस पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने यह कहा कि ये किसका तासर है कि मरियम आएगी तो हल्का बनेगा, इसका मतलब हमारा कोई यहाँ पे पोजीशन नहीं है। अब इनमें अंदर अंदर खाने बड़ा शदीद इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ बाहर इसलिए खुल के नहीं आ रहा कि वो समझ रहे हैं कि अभी ऐसे हालात नहीं हैं। शहबाज शरीफ जो है कश्मीर के इलेक्शन से आउट, शहबाज शरीफ को आउट किया जा रहा है सियालकोट के इलेक्शन से, शहबाज शरीफ को आउट किया जा रहा है। आगे मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं, तो फिर पीडीएम से भी शहबाज शरीफ को आउट किया जा रहा है। और मरियम ने कह दिया है कि पीडीएम के कराची जलसे में मैं खुद जाऊंगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा जी कराची के जलसे में मैं खुद जाऊंगी, मियां साहब अगर आपने जाना तो आप भी आ जाए, लेकिन उस जलसे में मैं आऊंगी। अब जिस जलसे में मरियम होंगी और शहबाज शरीफ होंगे, तकरीर होगी मरियम की, तो क्राउड तो मरियम की तरफ जाएगा ना। फिर शहबाज शरीफ को तो नहीं सुनेगा। मरियम बात तो शहबाज उसकी करेगी, अपनी वालद की बात करेगी। शहबाज शरीफ का बयानिया और है, मरियम का बयानिया और है। क्या शहबाज शरीफ ने अपनी किसी तकरीर में कश्मीर में जो मरियम ने रवैया रखा हुआ है रखा है? कितने दिन रह गए यासर? आज 20 हो गई, 21, 22, 23, 24, 25 इतवार को इलेक्शन है गालबन जी, इतवार। तो 5 दिन बाकी रह गए हैं, बल्कि 4 दिन रह गए ना, कंपेन तो खत्म हो जाएगी। सिर्फ उन्होंने पेशी के मौके पर और कल का ट्वीट, ये 2 दिन के उनके बयान है। पेशी के मौके पर महंगाई का रोना और लोड शेडिंग का, और कल ट्वीट में फैटफ के हवाले से। मुझे बताएं, क्या कल ट्वीट में और महंगाई के रोने के बाद क्या कश्मीर की बात की, कश्मीर के जलसों की बात की, कश्मीर के इलेक्शन की बात की? नहीं की ना। इसका क्यों नहीं की? क्या कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नहीं है? भाई कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट चल रही है, इनकी अपनी गवर्नमेंट है। ये दरअसल अब वहां पे मामला ये है कि अगर कश्मीर की जंग मुस्लिम लीग नून जीत गई तो मरियम की बल्ले बल्ले, अगर मुस्लिम लीग नून हार गई तो फिर शहबाज शरीफ की बल्ले बल्ले। मैं ये भी बता दूं, शहबाज शरीफ ने अपने करीबी हलकों से कहा है, बड़े करीबी दोस्तों से, उसने कहा जी मरियम को शौक पूरा कर लेने दें। जो ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं उसकी सूरत हाल और थी, कश्मीर की सूरत हाल और है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनाब मरियम ने गिलगित बल्तिस्तान में कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि हम गिलगित बल्तिस्तान से जिस बुरी तरह हारे हैं उसी तरह हम यहाँ पे भी हार जाएंगे। ये शहबाज शरीफ ने कहा है। और मरियम का जो कल बयान था ना कि जनाब इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल मैनेज हो चुके हैं और फ़लाँ हो गया है, फ़लाँ हो गया है, आरओ लगाए जा रहे हैं, अपनी इंतज़ामिया लगाई जा रही है, रिज़ल्ट मुझे नज़र आ रहा है कुछ और होगा। जनाब इससे शहबाज शरीफ ने बाकायदा कहा है कि इस तकरीर के बाद, मरियम की इस तकरीर के बाद नून लीग के जो MPA MNA जो ये तवक्को रख के बैठे थे कि कश्मीर भी हमारी हुकूमत बनेगी, और जो वहाँ के उम्मीदवार थे, जो वहाँ का क्राउड था, उन्होंने जब देखा कि हमारी लीडर मायूस है कि इतने बड़े जलसों के बावजूद हम हार रहे हैं, हमारा इलेक्शन नहीं बनेगा, कोई मैनेज हो गया या जो भी हो गया, तो उन्होंने कहा फिर इसका मतलब है हम तो इलेक्शन ही जीतेंगे। उससे कारकुनों के और टिकट होल्डर्स जो हैं उनके हौसले पस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा जी ये आखिरी जो तकरीर थी मरियम की, ये इस तरह लगता था कि मरियम की ये तकरीर हमें मरवाने के लिए है, हमारी इलेक्शन कैंपेन का बेड़ा गर्क करने के लिए। क्या सर ये सूरत हाल वहाँ पर हो चुकी है। अब वहाँ पे उम्मीदवार अपनी अपनी जंग लड़ रहा है, वो पार्टी से हट के जो है ना अपनी अपनी जंग ला रहा है, और कश्मीर के अंदर ज़्यादा होता भी यही है। और शहबाज शरीफ के जो हमायती वहाँ पे हैं, अब वो ये दुआ कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून हारे, और जब मुस्लिम लीग नून हारती है तो फिर मरियम साहब के हामी, जी जो शहबाज शरीफ के हामी, वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून हारे, और शहबाज शरीफ के हामी जब कहते हैं मुस्लिम लीग नून हारेगी तो मरियम की सियासत को नुकसान पहुँचेगा।
अब सियासत ये नहीं है कि जीते कौन, खानदानी सियासत को घर में नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी पार्टी को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसका इजाला कैसे मुमकिन होगा। आगे बढ़ते हैं राना साहब, बात करेंगे पीडीएम के हवाले से। आजाद कश्मीर का दिन जब गुजर जाएगा और पीडीएम की आइंदा हिकमत अमली का आगाज हो जाएगा और बाकायदा जलसे जुलूसों का आगाज होगा, उसका इंपैक्ट किस तरीके से पड़ेगा, सियासत किस तरीके से मुस्तहकम हो सकती है पीडीएम की, और आने वाले दिनों में पीडीएम की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान दोबारा से जब एक्टिव होंगे तो वो इतने अरसे का जो गैप है वो उन्हें एक्टिव होते होते मजीद कितना अरसा लग जाएगा। नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान से पीडीएम को क्या उम्मीदें हैं, पीडीएम के होल प्लेटफॉर्म को, और इसके अलावा अगर आने वाले दिनों में वो मुतहर्रिक फिर से होते हैं तो क्या एक ज्वाइंट सेशन बन सकता है फिर से अपोजिशन पार्टीज का? देखिए यासर, मैं आपको एक बात तो बड़ी क्लियर बता दूँ, जहाँ तक बात है पीडीएम की, तो मौलाना फजलुर रहमान जो काफ़ी अरसे से खामोश थे, मौलाना फजलुर रहमान ने मेरी आज की बड़ी कन्फर्म इतला है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने करीबी हलकों से कहा है, अपने करीबी दोस्तों से कहा है कि कश्मीर इलेक्शन के फौरी बाद मैं दोबारा तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मैं बिलावल और आसफ अली सरदारी से भी राब्ते करूँगा, ये भी कह दिया उन्होंने, एएनपी से भी राब्ते करूँगा। मेरी इतला ये है कि कश्मीर इलेक्शन के बाद मौलाना फजलुर रहमान मुतहर्रक होने जा रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान मुतहर्रक होने के बाद एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का प्लान बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून इस पर उनके लिए उनके साथ तैयार हो चुकी है। लेकिन राना साहब, अगर दोबारा से वो रवाबित बहाल करते हैं तो वो जो इतने अरसे में डैमेज हुआ दोनों जानिब, वो किस तरीके से भरपाई होगी? देखिए, उनको यकीन ये है कि कश्मीर इलेक्शन में अपोजिशन जमातों को शिकस्त होगी, जिस पर अपोजिशन जमातें चीखो पुकार करेंगी कि धांधली हुई है और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, तो उस मामले में वो इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको अंदर की एक बड़ी खबर दे दूं, या सर, मैं आपको जो रिजल्ट दे रहा हूं ये लिख लीजिएगा। पीपल्स पार्टी जिसके मतलब ये कह रहे हैं कि उनके 9 उम्मीदवार हैं, 8 उम्मीदवार हैं, 7 उम्मीदवार हैं, 5 से 6 नशिस्तें बआसानी पीपल्स पार्टी वहाँ से जीत जाएगी। और अगर आपके 8 उम्मीदवारों में से आप 5 नशिस्तें जीत जाएँ तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहाँ पे 5 से 7 के दरमियान ये सीटें लिख लें। जब आप 25 तारीख को बैठे होंगे ना पोलिंग का रिजल्ट लेने के लिए, तो वो भी जीत जाएगी, एक सीट मजहबी जमात को जाएगी, 22, 23, 25 सीटें तक 25 तक सीटें जाएंगी तहरीक इंसाफ को, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करीब करीब रहेंगी। मसला अगर मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा रहती है तो 3 से 4 सीटें ज़्यादा लेगी। तो इस वक्त में किसी सूरत में भी पीपल्स पार्टी किसी तहरीक में नहीं जाएगी। सही, इसलिए कि अगर उसने 8 खड़े किए, 5 जीत गए, तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है ना। और अगर उसने किए होते खड़े वहाँ पे 45 और उसमें से 5 जीतते, तो फिर वो कोई एक शोर मचता। तो मौलाना तैयारी कर रहे हैं, मौलाना के जहन में ये है। सब वजह क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज्यादा उम्मीदवार खड़े क्यों नहीं किए? क्या शिकस्त के डर से? मैकेनिज्म पहले से ही तय किया गया? नहीं, आज मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे उन हलकों पे तवज्जो ज़्यादा दी है जहाँ पे वो समझते हैं कि उनका कंपटीशन है और जहाँ पे वो मार्जिन से जीत सकते हैं। अगर हारेंगे भी तो बहुत क्लोज मार्जिन से हारेंगे, और ये ठीक हिकमत अमली उनकी, ये ठीक है। देखें, पीपल्स पार्टी कश्मीर में इलेक्शन की सूरत हाल बिल्कुल चेंज होती है। कश्मीर के इलेक्शन में जो 12 नशिस्तें पाकिस्तान के अंदर होती है, जिसे हम महाजरीन की नशिस्तें कहते हैं, उन नशिस्तों में अक्सरियत जो होती है ना, वो जीतती है हुकूमत की। और इसमें भी ऐसा ही होना है। गुजरांवाला और सियालकोट की सीट नून लीग जीत जाएगी, लाहौर की सीट तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, बाहर की सीटें तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। ये इस तरह होता है, सही, ये हर दौर में होता है। और जो सीट अगर कोई होगी सिंध के अंदर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, इस तरह होगा। तो ये इसी तरह होता है। पीपल्स पार्टी ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया, आपको पता है जिन हलकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है, जो हम कहते थे पीपल्स पार्टी क्यों नून लीग के खिलाफ बोल रही है, इसलिए कि उन हलकों में पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग मुकाबला है, पीपल्स पार्टी वर्सेस तहरीक इंसाफ मुकाबला नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान का जो एक ख्वाब है, मौलाना साहब तहरीक चलाने जा रहे हैं, मैं आपको ये खबर ब्रेक कर देता हूँ,
मौलाना साहब ईद के फौरी बाद जब ये रिज़ल्ट आएगा तो एक दोबारा PDM का इजलास भी बुलाएंगे, दोबारा लोगों से राब्ते भी करेंगे, दोबारा एक सियासी सूरत-ए-हाल जो है उसको तेज़ करने की कोशिश भी करेंगे। मौलाना साहब जो हैं इस सिलसिले में राब्ते कर रहे हैं और इस सिलसिले में मौलाना साहब को बरतानिया से भी आशीर्वाद हासिल है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मौलाना इस सिलसिले में कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान के हवाले से भी कोई ना कोई ड्रामेबाजी शुरू करें। मैं ड्रामेबाजी इसलिए कह रहा हूँ कि कोई नया शोशा छोड़ा जाए। तो मौलाना साहब तैयारी में है जी। मौलाना साहब ईद के बाद आ रहे हैं मैदान में दमादम मस्त कलंदर करने। अब मौलाना साहब को सिर्फ ये इंतज़ार है कि मौलाना साहब के साथ कौन होता है। राब्ते वो सबसे करेंगे और सबसे राब्तों में पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, ANP भी शामिल होगी, रवाबित सबसे किए जाएंगे। लेकिन सूरत हाल जिस नहज तक पहुंच चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की जानिब दोबारा रुजू नहीं, तो फिर आने वाले दिनों में ये देखना यह है कि PDM के आने वाले दिनों में जो जलसे होने जा रहे हैं उस पर अवामी असर क्या पड़ता है और सियासी असर क्या पड़ता है। नाज़रीन, दीगर सूरत हाल पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में अपोजिशन की जानिब से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, प्री पोल रिगिंग के इल्ज़ामात लग रहे हैं और जो बड़े बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे, हुकूमती मौक़िफ़ तो कुछ हद तक सामने आया, लेकिन उसकी तरदीद बाकायदा किस तरीके से होगी, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, अपोजिशन के इल्ज़ामात क्या हैं और हुकूमत उस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने। अबड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अबड़ो साहब, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि प्री पोल रिगिंग की जा रही है, हुकूमत की जानिब से अपना कठपुतली वजीर आजम ये लाना चाह रहे हैं, इससे कश्मीर कॉज को तो नुकसान पहुंच ही रहा है। हुकूमत इसकी तरदीद किस तरीके से करेगी और अपना बयानिया किस तरीके से फैलाएगी? देखिए, ये तो एक आदत सी बन चुकी है अपोजिशन की, चाहे वो मरियम नवाज हो या वो बिलावल जरदारी हो, उन सब की एक कोशिश होती है कि किस तरीके से वो PTI को, हमारे PM खान साहब को वो अपोज करें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कभी भी उनको कोई ऐसी मेजॉरिटी नहीं आ रही ना वहाँ इसमें कश्मीर के इलेक्शन में। आप देखें तो वो तो उसी वजह से सिर्फ एक बातें जो पब्लिक को, अवाम को गुमराह करने के लिए वो बातें फैलाई जा रही हैं। खास करके मैं PP की आपको बात बताऊं, बिलावल जरदारी मरियम से पहले वहां गए हैं, उनके टोटल जो मेन कैंडिडेट हैं वो कुछ 7 या 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां वो खड़े हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर में अपनी हुकूमत बना लेंगे। ऐसे ही देखें इनके जो उम्मीदवार हैं नून लीग के, तो वो तो काफ़ी सारे लोग उनको पार्टी को छोड़ चुके हैं और वो ये देख रहे हैं कि इनको शिकस्त मिल रही है। तो इसी वजह से ये इलेक्शन से पहले, इलेक्शन तो 25 जुलाई को है, ये उससे पहले जानबूझ के ऐसी चीज़ें कह रहे हैं कि ताकि जब इनको शिकस्त हो तो ये उसको जस्टिफाई कर सकें। लेकिन कश्मीर का अवाम जानता है वो PTI के साथ है, क्योंकि PTI की फेडरल गवर्नमेंट है और वहाँ के जो कश्मीर के अवाम हैं उनके सारे मसाइल जो हैं वो हुकूमत ही हल करती है। इसी वजह से उनकी अवाम की निगाहें इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ हैं कि वो ही उनके मसाइल हल करेंगे और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। सैफुल्लाह अब्दू साहब, आपका सिंध से तल्लक है और बड़ी मज़े वाली बात है, आपका उस हल्के से तल्लक है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का हल्का है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का है, उसी हल्के से आपका तल्लक है। जब ये कैंपेन करते हैं, कैंपेन पे जाते हैं, तो ये कहते हैं हमने सिंध को बेहतरीन बना दिया और सिंध जैसी सहूलियात देंगे, तो क्या वाकई सिंध बेहतरीन हो गया? और आप खुद बिलावल साहब का हल्का लारकाना, मोहतरमा साहब का हल्का जो है, क्या वाकई उसमें इतने काम हो गए हैं कि उसको देखते हुए कश्मीर के लोग इन्हें वोट देंगे? राना साहब, मैं तो आपकी तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से कश्मीर के भाइयों को मैसेज दूंगा कि बिलावल की बातों में ना आए, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने वहां कहा है कि मैं कश्मीर को लाड़काना बनाऊंगा, तो लाड़काना तो तबाह हो चुका है। मैं छोटा सा मिसाल देता हूं कि लाड़काना में इन्होंने क्या किया है। लाड़काना इस वक्त गंदगी का ढेर बन चुका है। मैं उसका एक छोटा सा मिसाल देता हूं आपको। अगर आपकी टीम, मैं 92 चैनल के आप सब दोस्तों को इनवाइट करता हूं, आप लाड़काना है, लाड़काना शहर की सिर्फ लाड़काना सिटी देख लें, जो मेट्रोपॉलिटन है उसमें 20 यूनियन काउंसिल है, सवाए मिडिल शहर के, सवाए बीच शहर के
2 या 3 यूनियन काउंसिल के, जो 17 यूनियन काउंसिलें हैं, वो 17 यूनियन काउंसिल बिल्कुल जो है वो तबाह हो चुकी हैं। वहां 10-10 फीट पानी खड़ा हुआ है, हर जगह पे गंदगी के ढेर मिलेंगे। और अच्छा, मैं आपकी उसकी पीपल्स पार्टी जो दावे करती है, मैं उसका मिसाल आपको देता हूं। उनके बजट बुक, जो अभी बजट 2021 और 22 उन्होंने दिया है, उस पर मैंने स्पीच भी की थी सेनेट में। उस पे आप देखेंगे कि सिर्फ मैं उसके 3 सेक्टर आपको बताता हूं, जो हमारे पब्लिक के बुनियादी सेक्टर्स होते हैं, हेल्थ और एजुकेशन। आपको तजुर्बा होगा राणा साहब के 2008 में कोई 250 स्कूलों की 3 स्कीम्स अप्रूव की गई, जिनकी टोटल कॉस्ट थी 2.3 बिलियन। आज हम 2021 में बैठे हैं, मैं आपको वो शेयर भी करता हूं, वो आपके सामने भी, आप अगर बजट बुक देखेंगे तो उसमें वो सारी चीजें आया होंगी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की 2.3 बिलियन की 3 स्कीमें इनसे 2008 में अप्रूव हुई हैं, आज 2021 है, तो इनसे 13 साल में वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। अगर ये लाड़काना पे 2 बिलियन नहीं लगाते 13 साल में, वो भी एजुकेशन पे, तो ये कहां करेंगे? आपकी जो इत्तेहादी जमात है एमकेएम पाकिस्तान, उसका ये मौकिफ है कि कराची का सारा पैसा और कराची के सारे फंड्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अंदरून सिंध में लगा दिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि डेवलपमेंट अंदरून सिंध में हो रही है। आप ये कहते हैं कि अंदरून सिंध तबाह कर दिया है, अब हम बात माने तो किसकी माने? बिल्कुल उनकी बात भी बजा है एमक्यूएम की कि पैसे इंटीरियर सिंध में लग रहे हैं, लेकिन वो पब्लिक की भलाई के लिए नहीं। वो जो पीपल्स पार्टी के एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बन रही हैं, उनके महल बन रहे हैं, उनके बंगले बन रहे हैं। जो आपने देखा होगा कि लास्ट तकरीबन 2 महीने से मैं कैंपेन चला रहा हूं। बिलावल भुट्टो से जो मैंने सवाल पूछा है कि लाड़काना में उनके एक मिनिस्टर हैं सोहेल सियाल, तो उनके जो यहाँ अनवर पैलेस बना हुआ है, जो 4 बिलियन से ज्यादा उसकी कास्ट है, जिसमें आपको हेलीपैड मिलेंगे, बड़े बड़े स्विमिंग पूल मिलेंगे, वो आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान में किसी का ऐसा महल नहीं होगा। और जो हैदराबाद में शर्जील मेमन इनके मिनिस्टर पहले थे, अभी भी वो काफी मिनिस्ट्रीज हैं जो चलाते हैं, नाम में मिनिस्टर कोई और होते हैं, बैग पे शर्जील मेमन संभालता है, तो उसका है वहां रावल महल। वो भी आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, पाकिस्तान में महल नहीं बनेंगे। तो एमक्यूएम की जो बात है वो पीपल्स पार्टी के लीडर्स के महल बनते हैं। बाकी जहां आते हैं कि इंटीरियर सिंध में, तो मैं सिर्फ लाड़काना का मिसाल आपको बताता हूं। पहले मैंने आपको एजुकेशन की बताई कि 2.3 बिलियन की 3 स्कीमें 2008 से 21 तक नहीं बन रही, 13 सालों से। फिर आ जाए आप हेल्थ में, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें 5 स्कीमें हैं टोटल। अगर आप बजट बुक देखेंगे सिंध गवर्नमेंट का 2021-22 का, तो वो 5 स्कीमें हैं, जिसमें 2 स्कीमें गड़ी खुदाबख्श भुट्टो की हैं, जो 2012 से 14 से लेके स्टार्ट अप्रूव हुई हैं। टोटल 5 स्कीमों की कास्ट है 500 मिलियन। वो 5 स्कीमें आज हम 21 में बैठे हैं, 7 सालों में वो नहीं। पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया, अंदरून सिंध में काम नहीं किया, उनके ज़ाती महल बन गए, कराची में काम नहीं किया, तो फिर कौन से ऐसे फरिश्ते हैं जो आकर उन्हें वोट दे देते हैं, ज़मीनी इलेक्शन भी वो जीत जाते हैं, आम इलेक्शन भी जीत जाते हैं, अक्सरियत भी उनके पास आ जाती है? देखिए राणा साहब, जो इलेक्शन की बात है ना, यहाँ पुलिस के जो पुलिस का अमल दखल है सिंध में, अगर आप देखेंगे कि सिंध इस वक्त पुलिस स्टेट बन चुका है। और जब इलेक्शंस होते हैं, जब फेयर इलेक्शन नहीं होते, जब पुलिस के निगरानी में इलेक्शन होते हैं, तो ये जीतते हैं। एक इलेक्शन हुआ था यहाँ बाय इलेक्शन लाड़काना में, वो था PS 11 का इलेक्शन। उसमें आपको ताज्जुब लगेगा कि वहां मौजम अब्बासी साहब यहाँ उम्मीदवार थे, हमारी अपोजिशन की तरफ से पीपल्स पार्टी की सारी गवर्नमेंट आई थी, पूरी पाकिस्तान से आई थी। वो इलेक्शन हुआ था आर्मी की निगरानी में, और वो इलेक्शन लाड़काना का सिटी का इलेक्शन हार गया था PP। बाकी इलेक्शन जब पुलिस की निगरानी में होंगे, 10-10 SSP वहां खड़े होते हैं, 200-200 मोबाइलें खड़ी होती हैं, तो वो तो लोगों से पर छीन के वो अपने के वो ठप्पे लगा के वो जीतते हैं। अगर फेयर इलेक्शन जब भी PP का यहाँ सिंध में होगा, तो PP हार जाएगी, NTPP वोट ज्यादा है। अगर अभी भी आप वहां देखेंगे कि NTPP लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ लेवल पे पार्टी से इलेक्शन। तो फिर अबड़ू साहब, हल क्या निकलेगा? अपोजिशन तो इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। वो अपोजिशन का ये क्लेम है कि हुकूमत ने तब हाथ नहीं बढ़ाया था जब हम उनके पास गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी साहब ने कल ये कहा कि हम जब हुकूमत के पास गए, हुकूमत तब मानी नहीं, अब हम हुकूमत की कैसे मान लें? बात ये नहीं है, एक्चुअली उनको डर है। जो माजी में
सवाए 70 का इलेक्शन, बाकी इलेक्शन जैसे इनको मैनेज होके इनको मिलते रहे हैं, जो ये अभी हम पे इल्जाम लगाते हैं बिला वजह कि पहली मरतबा 50 साल के बाद कोई लीडर मिला पाकिस्तान को जिसके पीछे भुट्टो साहब के पीछे जो पब्लिक थी उसको इज्जत करती थी, उसके बाद अगर इज्जत मिली है तो वो इमरान खान साहब हैं जिसके पीछे पब्लिक बाकायदा सपोर्ट करती रही। बाकी बीच में जितनी भी हुकूमतें आई हैं तो वो तो आपको भी पता है कि उनको कैसे हुकूमतें मिली हैं, तो वो अभी भी ये चाहते हैं कि अगर फेयर इलेक्शन होगा, क्योंकि खान साहब तो इनको डर कह रहे हैं कि आप आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आ जाएं, कोई और आपकी इस्लाहत हैं एडवाइस वो दे दें, लेकिन ये इसी वजह से भाग रहे हैं कि इनको माजी में हुकूमतें ऐसे ही मिली हैं घर बैठे बिठाए, जिससे आज इनकी नाम निहाद ये तनकीद भी करते हैं। एक्चुअली ये उसकी पैदावार है। अभी ये कह रहे हैं कि अगर फेयर इलेक्शन होंगे, इस्लाहत इमरान खान साहब लाएंगे तो इनकी तो हमेशा के लिए इनकी सियासत खत्म हो जाएगी, पीपी और नून लीग की। इसी वजह से इनको बहाने चाहिए, लेकिन बहाने चलेंगे नहीं। हमारी हुकूमत इस्लाहत भी लाएगी, अगर ये टेबल पे बैठेंगे तो अच्छी बात है, नहीं बैठेंगे तो वो इस्लाहत दुनिया देखेगी, दुनिया के मुबसरीन आएंगे, उसको खुद वो ऑब्जर्व करेंगे। हमारी यहाँ मीडिया है, आपके चैनल्स हैं, अच्छे अच्छे चैनल हमारे पाकिस्तान मीडिया में आए, तो इंशाल्लाह वो उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो उस पर अपनी राय देंगे, फिर आवाम फैसला करेगा कि इमरान खान साहब का जो फैसला है इस्लाहत का, इंतखाबी इस्लाहत का, कि वो कितना सही है, उसमें क्या सदाकत है। और ये लोग वहाँ तहरीक इंसाफ जो है सिंध में दावा कर रही है कि आइंदा इलेक्शन जीतेंगे, गुलाम रहीम भी आपकी पार्टी में शामिल हो गए, तो क्या पुलिस स्टेट होने के बावजूद भी, बकौल आपके कि सिंध पुलिस स्टेट है, इसके बावजूद भी क्या तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सकेगी? इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो नंबर 1 जो NTPP लोग हैं, हम सबको एक साथ एक प्लेटफार्म पे लाएं और सब एक निशान पे इलेक्शन लड़ें पीपी के अगेंस्ट, क्योंकि पीपी आपको पता है उनका एक ही निशान है, तो वो लाजमी है पब्लिक को उस चीज़ वोटों में काफी लोग ऐसे देखते हैं, वो सोचते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जब 3-3, 4-4 उम्मीदवार खड़े होते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो हमारी पहली कोशिश ये है कि NTPP सारे लोगों को साथ मिलाएं और वो एक भले के निशान के तहत आ जाएं और पीपी के साथ 1-to-1 मुकाबला करें। नंबर 2, हम ये कोशिश करेंगे ऑन टाइम ऑफ इलेक्शन कि हम रिक्वेस्ट करेंगे आर्मी को कि आर्मी डिप्लॉय की जाए, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर, पोलिंग स्टेशन के बाहर, ताकि वो नॉर्मल हमारा जो इलेक्शन डे है वो खुशअसलूबी से और नॉर्मल और फेयर चला जाए, तो इंशाल्लाह पीपी उसमें शिकस्त आ जाएगी, क्योंकि NTPP वोट यहाँ मोर देन 70% है। अबरू साहब, एक आखिरी सवाल है। कल ईसार और कुर्बानी की याद ताज़ा करने का दिन है, आप बतौर पाकिस्तानी अवाम को क्या अपील करेंगे कि ईसार और कुर्बानी के लिए किस जिंदा दिली से काम लेना चाहिए, और बतौर सियासतदानों से क्या अपील करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें किस तरीके से ईसार दिखाना चाहिए? देखिए, मैं सब दोस्तों को, पाकिस्तानी अवाम को ये अपील करता हूँ, खास करके उन लोगों को जो ज्यादा खुशहाल हैं, उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, सब दोस्तों को, पॉलिटिशियंस को, पार्टीज को, कि आप कल के लिए बल्कि आज निकलें। जो हमारे गरीब लोग हैं, जिनके पास ईद के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, जो मजदूर लोग हैं, जो आज भी मजदूरी के लिए बैठे हुए हैं, तो हम उन सब की मदद करें। अपने घर से जो भी हमसे हो सकता है, हम अपनी ईद को वो बहुत ही मतलब एक सादगी से मनाएं, लेकिन जो हमारे पड़ोस में, हमारे इलाकों में, हमारे एरियाज में जो गरीब लोग हैं, उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि अगर उनकी खुशियाँ फाल होती हैं कल के दिन में, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए ईद कोई भी नहीं होती। मैं सब दोस्तों को ये अपील करता हूँ, यानी अपने तई हर कोई सियासी रहनुमा अगर ये कदम उठाना शुरू कर दे तो फिर पाकिस्तान फलाही रियासत बन चुका है। सूरत दीगर जितनी मर्जी कोशिशें करते रहें, जितने मर्जी दावे करते रहें, पाकिस्तान फलाही रियासत नहीं बन सकता। इज्तमाई तौर पर अगर कुछ करना है तो इनफरादी तौर पर हमें कदम उठाना होगा, तभी हम बेहतरी की जानिब गामजन हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह अबड़ो साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर का आगाज हो चुका है। हमला इस कदर तेज़ है कि कुछ ही दिनों में शरह जो पॉजिटिव केसेस की है वो 5.25% पर पहुंच चुकी है।
असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें जिक्र किया गया यूरोपियन कंट्रीज का, बिलखुसूस बरतानिया का, कि वहां पर जो वेव आई, गुज़श्ता वेव और मौजूदा वेव, दोनों का हमला एक जैसा है, दोनों के पॉजिटिव केसेस की तादाद एक जैसी है, लेकिन सूरत हाल यह है कि अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों की शरह बहुत कम है। गुज़श्ता वेव की निस्बत इंतहाई कम होने की वजह वैक्सीनेशन ज्यादा होना है। जब आप वैक्सीनेशन करेंगे, वैक्सीनेट होंगे, तब यह शरह पे काबू पाया जा सकता है, तब इसका इफेक्ट कम हो सकता है, तब इसके हमले को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, उससे हुकूमत किस तरीके से नबरदाज़मा है, अवाम को किस तरीके से एहतियात का दामन अपनाए रखना चाहिए, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, जिस तेजी के साथ पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और डेल्टा वेरिएंट जिस तेजी के साथ हमला कर रहा है, आने वाले दिनों में खदशात क्या हैं और वैक्सीनेशन के हवाले से हमारा जो हदफ है, क्या उसके ऐन मुताबिक वैक्सीनेशन हो रही है या हुकूमत यह समझती है कि वैक्सीनेटेड अफराद की तादाद ज्यादा होनी चाहिए थी? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डेल्टा वेरिएंट की जहाँ तक बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर इससे पहले वाले वेरिएंट जो थे वो अगर 1 से 2 शख्स को होते थे, तो ये 1 से 4, एक शख्स जो वो 4 लोगों को इन्फेक्ट करता है। इसका ये रेशियो है कि ये बहुत तेज़ी से जो है ये पॉपुलेशन में फैलता है। और मगर इससे बचने का तरीका वही है जो कि पहले वेरिएंट्स के लिए था, और वो है SOPs पे सख्ती से अमल दरामद। और उसमें सबसे ज़रूरी मास्क का इस्तेमाल है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, और गैर ज़रूरी इज्तमात जो है वहाँ पर जाने से गुरेज करना। इस वक्त सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और वो पॉजिटिविटी रेशियो जो 1% तक आ गया था वो दोबारा अब 5 से प्लस हो गया है, और कुछ शहरों में, कराची जैसे शहर में ये 20% को भी एक्सीड कर गया है। तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म जो इसका है वो तो वही है जो अभी आपने जिक्र किया है कि वैक्सीनेशन, जब तक हम एक अपनी टारगेट पॉपुलेशन जो हमने टारगेट रखा हुआ है इस साल के आखिर तक, दिसंबर तक 7 करोड़ का टारगेट जो है, कि अगर हम अपनी उस पॉपुलेशन को कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारा ये फैलाव जो है वो बहुत हद तक जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि वो हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाएगी। जिस तरह से आपने यूरोपियन कंट्रीज की अभी मिसाल दी है कि वहाँ पर वो तकरीबन हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब वहाँ पर उस तरह से केसेस नहीं आ रहे। वैक्सीनेशन के बाद अगर ये होता भी है किसी को तो वो बहुत माइल्ड फॉर्म में होता है, सिम्टम्स भी बहुत माइल्ड होते हैं और रिकवरी भी अर्ली होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वक्त जब तक हम उस लेवल को नहीं पहुँचते, इस वक्त SOPs और मास्क ही हमारे पास वाहिद ऑप्शन है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल मास्क की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, एहतियात की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन अवाम इस पर अमल नहीं कर रहे। आपकी बार बार अपील के बावजूद इस पर अमल नहीं हो रहा, बार बार कहने के बावजूद बाज़ारों में वही रश है, मंडियों में वही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, गली मोहल्लों में। तो क्या ईद के बाद आप इस नई लहर को रोकने के लिए कोई लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, मज़ीद सख्ती करने की तरफ जा रहे हैं? जी देखें, बिल्कुल हालात अगर इससे मज़ीद खराबी की तरफ गए तो डेफिनेटली फिर ऑप्शन बचता नहीं है कोई। मगर स्मार्ट लॉकडाउन्स का ऑप्शन अभी भी है और बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ भी हो रहा है, और इस पे अमल दरामद के लिए लोकल इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त मुतहर्रिक है। फाइन्स भी हो रहे हैं, दुकानें सील भी हो रही हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह को भी सील किया जा रहा है, और जो हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका रेशो है वहाँ पर फ़ौज भी मौजूद है। तो हुकूमत तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, मगर ये तभी पॉसिबल होगा जब आवाम भी उतना ही ताबन करेगी। तो सब आपने कहा कि SOPs पे अमल करवाया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। एक रोज़ कबल एक बड़ा ट्रैफिक हादसा हुआ जिस पे बड़ी जानें चली गई। उस एक बस पे जहाँ पे आपने एक सीट छोड़कर एक सीट या 70% सवारियाँ लेकर जाना होता है, उसमें 120 सवारियां थी, 48 लोग मौजूद थे। तो फिर SOPs पर अमल कराने वाले लोग वहाँ पे कहाँ थे? सियालकोट से चल के बस डेरा गाजी खां तक आ गई, किसी ने उस पर नहीं देखा। तो क्या इसी तरह अमल दरामद करवाने वाले या SOPs पर एक्शन लेने वाले इसी तरह करवा रहे हैं जिस तरह ये हादसा हुआ है? नहीं जी, सबसे पहले तो ये कि बहुत अफसोसनाक हादसा था और बड़ी कीमती जानें उसमें गई हैं। बिल्कुल उसके ऊपर बस की छत पर भी लोग बैठे हुए थे और ओवरलोडेड थी बस, छत के ऊपर भी लोग मौजूद थे। तो ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए थी, और मैं समझती हूँ कि इंतज़ामिया को इसका सख्त नोटिस लेके और आइंदा इस किस्म की जो SOPs के खिलाफ वर्जी है
उसको ज़्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहिबा, अफसोस की बात यह है कि हमारे पास हादसों के बाद भी सबक हासिल करने की रिवायत है ही नहीं। हम हादसों पर थोड़ा सा अफसोस करते हैं, कुछ दिन गुफ्तगू करते हैं, फिर भूल जाते हैं। आप ये देखिए कि जब ऐसे वक्त में हम मजमूई तौर पर ये कह रहे हैं कि SOPs पर अमल करना चाहिए, वहां पे फिर हमारे इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठना शुरू हो जाते हैं जब इस तरह के वाकयात रूनमा होते हैं। जी, मैं समझती हूँ कि जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अदारे जो वहाँ पर इस वक्त ट्रांसपोर्ट के जो बसों के अड्डे के ऊपर जो लोग मौजूद थे, जिनकी इंस्पेक्शन के बाद बसों को वहाँ से निकलने की इजाज़त होती है और वो चेक करते हैं कि मास्क का इस्तेमाल है और लोग जो हैं वो एक सीट छोड़ के बैठे हुए हैं, तो वो जिन्होंने नहीं इसके ऊपर किया उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। पर अभी ये जो 50% का है, ये अभी सिंध में अनाउंस हुआ था, पंजाब में अभी इसकी मेरा ख्याल है अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है जी। लेकिन डॉक्टर साहिबा, 60% भी अगर हो, 50% भी अगर हो, तो हम वो पुरानी बस है 60 की कैपेसिटी भी लगा लें तो वो तो पहले ही डबल जा रही है, उसका 50% क्या करें हम? 50% तो उसको आधा करने की जरूरत थी, वो तो पहले से डबल। जी, ईद का करके ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, पर जिस तरह से मैंने आपसे कहा है, मेरा ख्याल है कि लोकल इंतजामिया जो है वो इसके ऊपर नोटिस ले और आला अदारों को भी जो डॉक्टर साहबा, आप हुकूमत हैं, आप अपोजिशन नहीं हैं, आप हुकूमत में बैठे हैं, हुकूमत की आप एक जिम्मेदार हैं, आप कह रही हैं एक्शन ले। क्या अब तक एक्शन हो नहीं जाना चाहिए? आपको तो ये कहना चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन हो के इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज के दिन तक जब आप हमसे बात कर रही हैं कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए, होना चाहिए, मगर अगर नहीं हुआ तो मैं ज़रूर इसके बारे में पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता करते हैं हम लोग और पता करते हैं कि क्यों एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल होना चाहिए इसके ऊपर एक्शन, और अगर हम इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम नहीं करेंगे तो ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये बहुत ख़तरनाक हदों तक जा सकता है, और इसके अंदर मैं समझती हूँ कि हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहिबा, एक ऐसा वक्त के जिसमें डेल्टा वेरिएंट भी तेज़ी से फैल रहा है और दूसरी जानिब ईद भी है कल के रोज़। अब कल के रोज़ कसाब घरों तक आते हैं, ये ईद उल अज़हा का मौका वो है जब गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आप बतौर हुकूमती रहनुमा और बतौर डॉक्टर आवाम को क्या अपील करेंगी कि किस तरीके से SOPs पर अमल करना चाहिए और कुर्बानी की जो आलाइशें हैं उनको उठाने के लिए हुकूमत किस तरह के इक़दाम उठाएगी? देखिए, हुकूमत तो आमतौर पे ये बड़े शहरों में तो मसला नहीं होता, वहाँ पे आलाइशें उठाने का बाकायदा इंतज़ाम होता है, और जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है उनकी गाड़ियाँ वगैरह मौजूद होती हैं, मगर उसके साथ साथ हदायत आप देख रहे होंगे कि टीवी के ऊपर अवेयरनेस जो मैसेजेस हैं वो चल रहे हैं, और उनको बताया जा रहा है कि या तो उनको प्रॉपर डिस्पोजल करें, बैग्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद होते हैं, कैंप्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पे बैग्स भी दिए जाते हैं कि जिसके अंदर उनको डिस्पोज करके रखना होता है। उसके बाद गाड़ियाँ आती हैं, उनको कलेक्ट करके ले जाती हैं, और जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पे दरख्वास्त की जाती है कि ज़मीन खोद कर उनको वहाँ पे दबा दिया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो कर रहे हैं, और जगह पे ये कैंप्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। तो ये तमाम इक़दाम तो लिए जाते हैं, मगर जिस तरह मैंने पहले कहा है कि सारा काम हुकूमत का नहीं होता, ताउन अवाम का चाहिए होता है, तभी हुकूमती इक़दाम जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आप क्या समझती हैं कि रेशो किस हद तक चले गई अगर दोबारा, तो उसके बाद मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ आप जाएंगे? देखिए, मुकम्मल लॉकडाउन का ऑप्शन टेबल पे तो मौजूद होता है हर वक्त, मगर मैं समझती हूँ कि पिछली जो वेव्स हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन्स और दूसरी जो पाबंदियाँ थीं जिसके अंदर रेस्टोरेंट्स का, मार्केट्स का, उनकी टाइमिंग्स को रिस्ट्रिक्ट करना, आउटडोर इवेंट्स की वो करना, उन तमाम पाबंदियों के साथ जो था हम कामयाबी से रेशियो नीचे आ गया था। टोटल लॉकडाउन की आपने देखा है कि पिछली 2 वेव्स में ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके बगैर ही बाकी इक़दामात से रेशियो नीचे आ गया था। तो टोटल लॉकडाउन का ऑप्शन तो हमेशा टेबल पे रहता है, मगर मैं समझती हूँ कि अगर दूसरे हिकमत अमली जो पिछली दफ़ा भी अपनाई गई थी उसको दोबारा से अगर स्मार्ट लॉकडाउन्स की सूरत में और जहाँ पर भी पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं उन जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने से टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। टारगेट अचीव किया जा सकता है, लेकिन इसमें अवाम का ताउन दरकार है। अवाम ताउन करेगी तो हुकूमत को ऐसे मुश्किल फैसले नहीं लेना पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, खित्ते की मजमूई सूरत हाल पे बात करेंगे और उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान पे पड़ रहा है उस पर भी बात करेंगे। अफगान सफीर की जो बेटी का अगवा हुआ, उसके हकाइक जो मंजर आम पे आए। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि अफगान सफीर की बेटी जर्मनी से साइबर क्राइम को पड़े हुए है और इसके अलावा उसने अपने मोबाइल फोन से तमाम एप्लीकेशंस को डिलीट कर दिया है। एक ये बात। अब अफगानिस्तान की जो मजमूई सूरत हाल है उसमें भारत का जो किरदार है, जो इस खित्ते का अमन सबूताज करने की कोशिश कर रहा है, उसका इंपैक्ट मजमूई तौर पे खित्ते के दीगर ममालिक पे कैसा पड़ेगा और आने वाले दिनों में खित्ते के अंदर अमन को सबूताज करने की ये कोशिशें जो हैं ये क्या समर लेके आएंगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अफगान हुकूमत की जो इकदामात हैं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ताशकंद के अंदर पाकिस्तान पे जो इल्जामात हैं, अफगान सफीर की बेटी का जो अगवा है, अपने अमले को वापस बुलाना, आने वाले दिनों में खित्ते में अमन के हवाले से जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें अफगान हुकूमत का बैकफुट पे रहना, इसकी वजह क्या है? ये सारा प्रोपेगेंडा किसकी ईमा पे है? देखिए यार सर, एक तो अफगान सफ़ीर की बेटी का अगवा, हमने कल बड़ी चीज़ें सामने ले आए थे। मज़ीद एक चीज़ ले आते हैं सामने कि सफ़ीर की इस बेटी के 4 दोस्त हैं जो किसी और मुल्क से आए हुए हैं। इनके साथ एक मुलाकात इनकी इसी अगवा की कहानी के दौरान हुई है। ज़रा उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया जाए और वो किस मुल्क से आए हैं, किस मिशन पे आए हैं, क्यों इनसे मिले, किस जगह इनसे मुलाकात हुई, इस अगवा के दौरानिए के दौरान जो अगवा की कहानी है ना, मुलाकात हुई और वो चारों लोग कौन हैं और उसको जब लाया गया उनके नाम अपने वालद से और बहुत से लोगों से क्यों छुपाए जा रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें निकल आएंगी। अब चलते हैं ज़रा अफ़गानिस्तान की तरफ। या सर, चंद दिन पहले अफ़गानिस्तान के अंदर जिस दिन इन्होंने अफ़गान हुकूमत ने अमन कॉन्फ्रेंस के हवाले से इनकार किया और ये कहा कि अमन कॉन्फ्रेंस जो है अभी मुलतवी कर दी जाए कुछ देर के लिए, हालात ऐसे नहीं है, हमें मज़ीद अच्छी तैयारी करनी है। क्या ये क्रिकेट मैच खेलने आ रहे थे? क्या ये T20 मैच खेलने आ रहे थे? क्या ये किसी और काम के लिए आ रहे थे कि इनको तैयारी करनी है? भाई तैयारी तो यही है ना, क्या है अफगानिस्तान में अमन करें, तो उसके लिए क्या तैयारी करनी थी इन्होंने? वो डॉक्यूमेंट जो इनके पास हैं, वो तजावीज़ जो इनके पास हैं, तैयारी ये नहीं थी। तैयारी ये करनी थी कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात किस तरह लगाने हैं। तैयारी ये करनी थी कि अफ़गानिस्तान के अमन को सबोताज किस तरह करना है। मेरे पास इतला ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर चार अहम तरीन शख्सियात इकट्ठी हुई। इन 4 अहम 3 शख्सियात में से एक का ताल्लुक इसराइल से है, एक का ताल्लुक इंडिया से है, एक का ताल्लुक अमेरिका से है और एक का ताल्लुक जो है वो एक ऐसे मुल्क से है कि जो बराए नाम जिसे कहा तो जा सकता है कि इस्लामी मुल्क है, लेकिन शायद वहाँ पे वो काम नहीं होते। इन 4 ममालिक की अहम शख्सियात वहाँ इकट्ठी होती हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। मीडिया से उसे छुपाया जाता है, उससे बहुत सी चीज़ों से छुपाया जाता है और वहाँ पर जब ये इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे इकट्ठे होकर ये एक प्लानिंग होती है। वहाँ पे प्लानिंग ये होती है कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात थोपे जाने हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाएं कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हो। फिर वहाँ पे ये फैसला होता है कि इस अमन कॉन्फ्रेंस को किसी सूरत में भी अभी फौरी तौर पर नहीं होना चाहिए। ये उन 4 ममालिक की अहम शख्सियात जिनका तल्लक अहम तरीन उनके उन ममालिक के अदारों से है, ये वहाँ पर इकट्ठी होती हैं। इस अफ़गान सदर के साथ इनकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात में ये सारा कुछ तय होता है और उस मुलाकात के दौरान में अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी के कुछ लोग भी, ज़िम्मेदार भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर ये फ़ैसला होता है और इस फैसले के बाद ये जब अफ़गान हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि इस अमन कॉन्फ्रेंस को ज़रा मुलतवी कर दिया जाए, तो उस मुलतवी करने के बाद जो बाकायदा एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कुछ चीज़ें तय की जाती हैं और जो चीज़ें तय की गई हैं वो यही हैं जिसमें अफ़गान सफ़ीर के अगवा, बेटी के अगवा का मामला ये उसी की करी थी। आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये हम ब्रेक कर दें कि ये एक और ड्रामा करने जा रहे हैं। वो ड्रामा होगा कि किसी अहम तरीन अफ़गानी शख्सियत जो है उसको टारगेट करने का। फिर एक ड्रामा होगा कि कुछ पाकिस्तानियों को अफ़गानिस्तान के अंदर टारगेट करने का और उसका इल्ज़ाम जो है वो तालिबान पे लगा दिया जाएगा। फिर कुछ ऐसा होगा कि कोई ऐसा ड्रामा किया जाएगा कि जिसमें ये कहा जाएगा कि ये पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। ये सारी एक प्लानिंग हुई। वो 4 लोग जो वहाँ पे इकट्ठे हुए, जिन्होंने वहाँ बैठ के फ़ैसले किए और फ़ैसले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुए, फ़ैसले अमन को सबोताज करने के हवाले से हुए, फ़ैसले वहाँ पर पाकिस्तान के अहम अदारों पर इल्ज़ामात लगाने के हवाले से हुए। या सर ये सारी वहाँ पर प्लानिंग हुई। इस वक्त जो सूरत हाल हो चुकी है, हम 150 बिलियन
बिलियन डॉलर से जायद खर्च कर चुके हैं किसी और की जंग में अपनी कुर्बानियां देकर। 70 से 80 हजार जानें हमने कुर्बान की हैं, उसके बाद भी इल्जामात हम पे लगे कि हम अमन के लिए कोशिशें नहीं करते, उसके बाद भी इल्जामात हम पे लगे कि हमने अफगानिस्तान में अमन को सबूताज करने की कोशिश की, तो फिर हैफ सदहैफ ही बनता है ऐसी तमाम बैनुल अक़वामी कुव्वतों पे कि जो अमन को फरोग देना तो दरकिनार, अमन को फरोग देने वाली कुव्वतों की हामी नहीं होती। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे अज़ीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।